बात है फ्री क्लासेस पे। आज हम लोग पढ़ेंगे 8वीं कक्षा के भूगोल की पुस्तक के तीसरा अध्याय कृषि। एनसीईआरटी के सारी पुस्तकों की प्लेलिस्ट बनी हुई है और सब्जेक्ट किसी और सब्जेक्ट का अगर देखना हो वीडियो तो प्लेलिस्ट में जाके क्लास वाइज देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। अगर कुछ सुझाव देना हो तो कमेंट करके सुझाव या कुछ गलत दिखे तो बता सकते हैं, स्वागत रहेगा। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो फिर गुरमीत, मधु, टीना एक गांव से गुजर रहे थे। वहां उन लोगों ने किसान को खेत में जुताई करते हुए देखा। किसान ने उन लोगों से कहा कि वह गेहूं की बुआई करने जा रहा है और मृदा को अधिक उपजाऊ बनाने के लिए खाद डाला है। और उसने बच्चे से कहा कि गेहूं की मंडी में अच्छी कीमत में बिकेगा, जहां उसे आटे में परिवर्तन करके कारखाने में डबल रोटी, बिस्कुट बनाने के लिए ले जाया जाएगा। पौधे से परिष्कृत उत्पाद तक के रूप में रूपांतरण में 3 प्रकार की आर्थिक क्रियाएं सम्मिलित हैं। पौधे से क्या है? गेहूं का पौधा से परिष्कृत उत्पादन तक ले जाने में क्या है? 3 प्रकार की आर्थिक क्रियाएं हैं। कौन कौन सी क्रियाएं हैं? एक है प्राथमिक क्रियाएं, जो फसल उगाया जा रहा है किस क्रिया में आएगा? प्राथमिक क्रियाएं। दूसरा है द्वितीय और तृतीय क्रियाएं। तीनों को समझेंगे। सबसे पहले प्राथमिक क्रियाओं को समझते हैं। प्राथमिक क्रियाओं के अंतर्गत उन सभी क्रियाओं को शामिल किया जाता है जिसका संबंध प्राकृतिक संसाधनों के उत्पादन या और निष्कर्षण से है। किसको कहेंगे? प्राथमिक वाला प्राकृतिक संसाधनों के उत्पादन एवं निष्कर्षण से है। जैसे कृषि, मत्स्य और संग्राहक इसके अच्छे उदाहरण हैं। द्वितीय क्रिया में संसाधन के प्रसंस्करण से संबंधित है। जो प्रोसेसिंग होगा वो किस में आएगा? द्वितीय वाला में आएगा। इस्पात निर्माण, डबल रोटी पकाना, कपड़ा बुनना इन क्रियाओं का उदाहरण है। ये किसका है? द्वितीय क्षेत्र का उदाहरण है, जहाँ पे चीज़ें को, प्राथमिक क्षेत्र के चीज़ों को बनाया जा रहा है। द्वितीय क्रियाएं, प्राथमिक क्रियाएं, तृतीय क्रियाएं प्राथमिक और द्वितीय क्षेत्र को सेवा कार्यों में सहयोग प्रदान करती है। जैसे यातायात, व्यापार, बैंकिंग, बीमा, विज्ञापन इस तृतीय क्रियाओं में आता है। सबसे पहले ऐसे समझेंगे, जहाँ प्रोडक्शन हो रहा है, जिसमें प्राकृतिक चीज़ जुड़ी हुई है, वो क्या होगा? प्राथमिक क्षेत्र। इसको अगर मशीनी माध्यम से, किसी और माध्यम से अगर इंडस्ट्रियल काम हो रहा है, इसका उपयोग करके यहाँ कुछ उत्पादन हो रहा है, उसको रखेंगे द्वितीय क्षेत्र में। अब इसी क्षेत्र को आता है आगे तृतीय क्षेत्र। इसमें क्या है? व्यापार, माने इसी उत्पाद को अगर बेचा जा रहा है तो व्यापार, इसके लिए बैंकिंग हो रहा है, वो भी सेवा तीसरे क्षेत्र में आएगा। इसका बीमा हो रहा है, इसका विज्ञापन हो रहा है, ये किसके क्षेत्र में आएगा? तृतीय क्रियाओं में आएगा। तो हम लोग समझ गए यहाँ प्रथम, द्वितीय और तृतीय क्रियाएं। कृषि जो है क्या है? प्राथमिक क्रियाएं है। फलों, सब्जियों और फूलों को उगाना और पशुधन का पालना इसमें शामिल है। विश्व में 50% लोग कृषि से संबंधित क्रियाओं में संलग्न हैं। भारत की 2/3 जनसंख्या अब तक कृषि पर निर्भर है। भारत की कितनी जनसंख्या कृषि पर निर्भर है? 2/3 जनसंख्या। अनुकूल स्थलाकृति, मृदा, जलवायु कृषि क्रियाकलापों के लिए अनिवार्य है। कृषि क्रियाकलाप करना है तो आपको क्या चाहिए? जगह चाहिए, मिट्टी चाहिए और कृषि योग्य जलवायु चाहिए। जिस भूमि पर फसल उगाई जाती है कृषिगत भूमि कहलाती है। वो भूमि जहाँ पे खेती की जाती है उसको क्या कहते हैं? कृषिगत भूमि कहते हैं। आप मानचित्र में देख सकते हैं कि कृषि क्रियाकलाप विश्व के उन्हीं प्रदेशों में संकेंद्रण है, माने केंद्रित है, जहाँ फसल उगाने के लिए उपयुक्त कारण विद्यमान है। जैसे सिंचाई, जलवायु, मिट्टी, ये चीज़ जो है उपलब्ध हो।
एक बॉक्स में दिया हुआ है शब्द की उत्पत्ति। एग्रीकल्चर शब्द की उत्पत्ति लैटिन शब्दों के एगर या एग्री जिसका अर्थ है मृदा या कल्चर से जिसका अर्थ है कृषि से हुई है। मैप दिया गया है, ये वर्ल्ड का मैप है। ये ग्रीन वाले जो भाग दिखाया जा रहा है कृषि क्षेत्रों को दिखाया जा रहा है। देखिए अपना प्यारा देश भारत क्या है, मैक्सिमम क्षेत्र कृषि क्षेत्र है। ये हिंद महासागर, ये मैप आप लोग पहले भी देखे हैं। क्या आप जानते हैं एग्रीकल्चर यानी कृषि मृदा की जुताई, फसलों को उगाना और पशुपालन एवं विज्ञान कला है। इसे क्या कहते हैं? खेती कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? एग्रीकल्चर यानी खेती। उसमें कौन कौन से आते हैं? मृदा की जुताई, फसल उगाना, पशुपालन, ये भी पशुपालन भी एग्रीकल्चर में आता है। क्या है ये? विज्ञान एवं कला है। इसे क्या कहते हैं? खेती भी कहते हैं। दूसरी चीज़ है सेरीकल्चर, रेशम का उत्पादन। सेरीकल्चर यानी रेशम का उत्पादन। रेशम के कीटों का वाणिज्यिक पालन ही सेरीकल्चर कहलाता है। यह कृषि की आय में पूरक हो सकता है। माने कृषि के साथ साथ आदमी रेशम उत्पादन भी कर सकता है। तो क्या है ये? कृषि का पूरक कार्य भी कहा जा सकता है इसे। दूसरा चीज़ है पीसी कल्चर। पीसी कल्चर यानी मत्स्य पालन, मछली पालन। विशेष रूप से निर्मित तालाब एवं पोखरों में मत्स्य पालन करना, उसको क्या कहते हैं? पीसी कल्चर। उसके बाद है हम लोग का वीटी कल्चर यानी अंगूरों की खेती, दक्षा कृषि। उसके बाद है हॉर्टिकल्चर, उद्यान कृषि। इसमें क्या आता है? वाणिज्यिक उपयोग के सब्जियां और फूलों एवं फलों को उगाना। सब्जियों की खेती, फूलों की खेती और फलों की खेती अगर वाणिज्यिक उपयोग के लिए कर रहे हैं तो उसे हॉर्टिकल्चर कहेंगे। कृषि तंत्र, कृषि या खेती को एक तंत्र के रूप में देखा जा सकता है। इसके महत्वपूर्ण निवेश क्या है? बीज, उर्वरक, मशीनरी एवं श्रमिक। कृषि तंत्र में क्या आएगा? बीज, उर्वरक, मशीनरी एवं श्रमिक। जुताई एवं बुआई, सिंचाई, निराई, कटाई, इसकी कुछ क्रियाएं हैं। कौन कौन सी कृषि की क्रियाएं हैं? निराई, कटाई, सिंचाई, बुआई, ये क्या है? जुताई, ये कृषि की संक्रियाएं हैं। इस तंत्र के इस कलम को चेंज कर लेते हैं। हाँ, इस तंत्र के निर्गत के अंतर्गत कृषि फसल, ऊन, डेयरी, कुक्कुट उत्पादन भी आते हैं। अब हम लोग देखेंगे कृषि के प्रकार। विश्व में कृषि विभिन्न तरीकों से की जाती है। भौगोलिक दशाओं, उत्पादन की मांग और श्रमिक और प्रौद्योगिकी के स्तर के आधार पर कृषि को मुख्य प्रकारों में वर्गीकृत किया जाता है। एक में है निर्वाह कृषि और एक वाणिज्यिक कृषि। अब हम लोग देखेंगे निर्वाह कृषि में क्या होगा और वाणिज्यिक कृषि में क्या होगा। 21 आधार पर बांटा जाता है, भौगोलिक दशाओं के आधार पर। अब भौगोलिक दशा ऐसी नहीं है कि वाणिज्यिक कृषि की जा सकता है, तो वहाँ क्या होगा? निर्वाह कृषि ही होगा। अब बहुत जगह पे उत्पादन मांग भी निर्भर करता है कि आपको निर्वाह कृषि करना है कि वाणिज्यिक कृषि करना है। तो सबसे पहले हम लोग निर्वाह कृषि के बारे में देखेंगे। इस प्रकार की कृषि कृषक परिवार की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए की जाती है। माने निर्वाह मतलब निवाह जाए, उतना ही कृषि करो जिससे अपना पारिवारिक आवश्यकताओं की पूर्ति हो जाए। पारंपरिक रूप से कम उपज प्राप्त करने के लिए निम्न स्तरीय प्रौद्योगिकी, इसमें क्या होता है? निम्न स्तरीय प्रौद्योगिकी, पारिवारिक श्रम का उपयोग किया जाता है। माने घर भर लोग लगा रहा उसमें और जो भी उत्पादन हुआ उसको अपने उपभोग में यूज कर लिया। निर्वाह कृषि को पुनः गहन निर्वाह कृषि और आदिम निर्वाह कृषि में वर्गीकृत किया जाता है। इसमें भी दो भाग निर्वाह कृषि में किया जाता है। कौन कौन से भाग? एक है पुनः गहन निर्वाह कृषि और आदिम निर्वाह कृषि में वर्गीकरण किया जाता है। अब दोनों को देखेंगे क्या है? गहन निर्वाह कृषि और आदिम निर्वाह कृषि। गहन में किसान एक छोटे भूखंड पर साधारण औजारों, अधिक श्रम से खेती करता है। अधिक धूप वाले दिनों
दिनों से युक्त जलवायु में और उर्वरक मृदा वाले खेतों में वर्ष में एक से अधिक फसल उगाई जा सकती है। चावल मुख्य फसल होती है। अन्य फसलों में गेहूँ, मक्का, दलहन और तिलहन शामिल है। गहन निर्वाह कृषि दक्षिण पूर्वी और पूर्वी एशिया में सघन कृषि वाले मानसूनी प्रदेश में प्रचलित है। वो आदिम निर्वाह कृषि में स्थानांतरण कृषि, चलवासी एवं पशुचारण शामिल है। आदिम माने स्थानांतरण में क्या हुआ कि कभी यहाँ खेती किए, फिर यहाँ से चल के यहाँ की मिट्टी अनुपजाऊ हुई, आगे खेती किए, फिर इस तरीके से इस चलवासी या पशु भी साथ में होता है, तो पशु को चराते हुए आगे मूव करते हुए, ये हो गया स्थानांतरण कृषि और चलवासी कृषि। अब स्थानांतरण कृषि के बारे में देखते हैं। अमेजन बेसिन में सघन वन के क्षेत्रों में उष्णकटिबंधीय अफ्रीका, दक्षिण पूर्व एशिया और उत्तर पूर्वी भारत के भागों में प्रचलित है। स्थानांतरण यानी कहाँ जो एक जगह से दूसरी जगह परिवर्तन करके खेती की जाती है, कहाँ है? सघन वनों में, उष्णकटिबंधीय अफ्रीका क्षेत्रों में, दक्षिण पूर्व एशिया में और भारत के कौन से भाग में? उत्तर पूर्वी। भारत का उत्तर पूर्वी भाग कौन होगा? ये भारत हुआ, तो ऊपर उत्तर और पूर्वी माने नॉर्थ ईस्ट वाला भाग, ये वाला भाग जो होगा इस क्षेत्र में होता है। ये भारी वर्षा और वनस्पति की तीव्र पुनर्जन्म वाले, जल्दी से जहाँ बारिश होता हो, जल्दी से वनस्पति ऊपर उग जाता हो, उसी क्षेत्र में होता है। वृक्षों की काटकर और जलाकर भूखंडों को साफ किया जाता है, तब राख को मृदा में मिलाया जाता है और मक्का, रतालू, आलू, कवासा जैसे फसल का उपयोग, इसको और छोटा कर लिया जाता है, उगाया जाता है। उर्वरक भूमि की उर्वरता की समाप्ति के बाद इस भूमि को छोड़ दी जाती है और कृषक नए भूखंड पे चला जाता है। स्थानांतरण कृषि को कर्तन एवं दहन कृषि के रूप में भी जाना जाता है। इसका और दो नाम है, कर्तन एवं दहन कृषि के रूप में भी जाना जाता है। दूसरा है चलवासी पशुचारण। सहारा के अर्धशुष्क और शुष्क प्रदेशों में एवं मध्य एशिया में, भारत के भी कुछ भागों में जैसे राजस्थान में, जम्मू कश्मीर में, चलवासी कृषि भारत के किस स्थान में होता है? राजस्थान में और जम्मू कश्मीर में। इस प्रकार की कृषि में पशुचारक अपने पशुओं के साथ चारे और पानी के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान तक निश्चित मार्गों में घूमते हैं। इस प्रकार की गतिविधियां जलवायुविक बाधाओं और भूभाग और प्रतिक्रिया स्वरूप उत्पन्न होते हैं। अब परिस्थिति ही ऐसी हो कि जहाँ हम लोग रह रहे हैं वहाँ पशु के चारण के लिए चरने के लिए कुछ अगर घास ना हो तो मूवमेंट तो हमको करना पड़ेगा। तो इसके लिए क्या कारण होता है? जलवायु बाधाओं और भूभाग के प्रतिक्रिया स्वरूप उत्पन्न होते हैं। माने अपने जीवन को निर्वहन करने के लिए कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। पशुचारण मुख्यतः भेड़, ऊँट, मवेशियाँ, याक या बकरियाँ पालते हैं। ये पशुचारक और उसके परिवार के लिए दूध, मांस और ऊन, खाल, अन्य उत्पाद भी उपलब्ध कराते हैं। स्थानांतरण कृषि के विश्व के विभिन्न भागों में कुछ नामों से जाना जाता है। जो हम लोग ये स्थानांतरण कृषि देखे हैं, कर्तन या दहन, इसके अन्य नामों से जान जाते हैं। जैसे झूमिंग कृषि कहते हैं, कहाँ? भारत के उत्तर पूर्वी भागों में। मैक्सिको में कहते हैं मिल्पा। मैक्सिको में क्या कहते हैं स्थानांतरण कृषि को? मिल्पा। और रोका कहते हैं ब्राज़ील में, मिल्पा कहते हैं मैक्सिको में, और लदांग कहते हैं मलेशिया में। फिर से एक बार याद करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। उत्तर पूर्वी भारत में कहेंगे झूमिंग, मैक्सिको में कहेंगे मिल्पा, मैक्स से मिल्पा, ब्राज़ील में रोका और मलेशिया में लदांग कहते हैं। इसको ध्यान रखेंगे। हम लोग दो कृषि देखे थे, अब हम लोग क्या देखेंगे? यहाँ वाणिज्यिक कृषि देखते हैं। दो तरीके कृषि देखे, एक निर्वाण कृषि का हम लोग पढ़ रहे थे अभी हम लोग देखेंगे वाणिज्यिक कृषि। तो चलिए शुरू करते हैं वाणिज्यिक कृषि। वाणिज्यिक कृषि फसल उत्पादन और पशुपालन बाजार में विक्रय हेतु किया जाता है। अब नाम से ही इसका वाणिज्यिक है,
माने व्यापार करने के लिए किया जाता है। जब फसल उत्पादन किस लिए किया जाता है? विक्रय हेतु। इसमें विशिष्ट कृत क्षेत्रों एवं अधिक पूंजी के उपयोग किया जाता है। क्या होगा? जब बेचना है तो प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए उसमें क्या होगा? निवेश जो है ज़्यादा होगा, उसमें अधिक पूंजी लगेगी। अधिकांश कार्य क्या से होगा? मशीन से। जब पैसा ज़्यादा लगाना है तो क्या होगा? बड़े बड़े ट्रैक्टरों का उपयोग होगा। वाणिज्यिक कृषि में वाणिज्यिक अनाज कृषि, मिश्रित कृषि और रोपण कृषि शामिल है। अब वाणिज्यिक, इसमें भी दो हमको चीज़ मिला, वाणिज्यिक अनाज कृषि और मिश्रित कृषि। तो पहले देखते हैं वाणिज्यिक अनाज कृषि में फसलें वाणिज्यिक उद्देश्य से उगाई जाती है। वाणिज्यिक माने व्यापार के उद्देश्य से ही उसको उगाई जाती है। गेहूं और मक्का सामान्य रूप से उगाई जाने वाले फसलें हैं। उत्तर अमेरिका, यूरोप और एशिया में शीतोष्ण घास के मैदान में वाणिज्यिक अनाज कृषि के प्रमुख क्षेत्र हैं। ये क्षेत्र सैकड़ों एकड़ में बड़े फर्मों के युक्त विरल आबादी हैं। अत्यधिक ठंड वर्षण काल की बाधित करती है। वर्धन काल को बाधित करती है। केवल एक ही फसल इसमें उगाई जाती है। वाणिज्यिक कृषि में क्या ये है? वाणिज्यिक अनाज कृषि। जैसे एक बड़ा खेत का मैदान है, 500 एकड़ का, 200 एकड़, 300, सारे चीज़ में एक ही खेती, गेहूं है तो गेहूं ही रोप दिया, या मक्का है तो मक्का ही है। दूसरे स्थान पर क्या है? मिश्रित कृषि। मिश्रित कृषि में भूमि का उपयोग भोजन एवं चारे की फसलें उगाने और पशुपालन के लिए किया जाता है। यह यूरोप, पूर्वी संयुक्त राज्य अमेरिका, अर्जेंटीना, दक्षिण पूर्वी ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड और दक्षिण अफ्रीका में प्रचलित है। इसमें क्या? अब दूसरा है रोपण कृषि। वाणिज्यिक कृषि में अब रोपने वाला कृषि, जैसे केला का यहाँ देख सकते हैं। वाणिज्यिक कृषि में एक प्रकार है जहाँ चाय रोपा जाता है, कहवा, काजू, रबर, केला, कपास की एकल फसल उगाई जाती है। इसमें बृहद पैमाने पर क्या? श्रम एवं पूंजी की आवश्यकता होती है। उत्पादन का प्रसंस्करण खेतों के निकट के कारखानों में किया जाता है। और इस प्रकार कृषि में परिवहन जाल के विकास को अनिवार्यता होती है। जब भी आपको कोई प्रोडक्शन करना होगा तो खेत से इन फैक्ट्री तक ले जाने में आपको परिवहन की जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। रोपण कृषि के मुख्य क्षेत्र विश्व के उष्णकटिबंधीय, रोपण क्षेत्र सबसे ज़्यादा कहाँ होगा? उष्णकटिबंधीय प्रदेशों में पाए जाते हैं। इसमें मलेशिया में रबर, ब्राज़ील में कहवा, भारत और श्रीलंका में चाय इसके कुछ उदाहरण हैं। मुख्य फसलें। बढ़ती हुई जनसंख्या की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए विभिन्न प्रकार की फसल उगाई जाती है। फसल कृषि आधारित उद्योग के लिए कच्चे माल की आपूर्ति करता है। फसल क्या है? कच्चे माल का उद्योग के लिए कच्चे माल की आपूर्ति करता है। गेहूं और चावल, मक्का और बाजरा मुख्य खाद्यान्न फसलें हैं। कौन कौन सी मुख्य खाद्यान्न फसलें हैं? गेहूं, चावल, मक्का और बाजरा। जूट और कपास रेशेदार फसलें हैं। चाय एवं कहवा पेय है, मैंने पीने योग्य चाय एवं कॉफ़ी की बात हो रही है। जूट एवं रेशा, बोरा, झोरा, विभिन्न प्रकार के कलाकृतियाँ समझ ही रहे होंगे जूट और कपास का उपयोग। अब है चावल। चावल विश्व का मुख्य खाद्यान्न फसल है। उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय प्रदेशों का मुख्य आहार है क्या? चावल। चावल के लिए उच्च तापमान, चावल के लिए क्या चाहिए? उच्च तापमान, गर्मी ज़्यादा, अधिक आर्द्रता एवं वर्षा की आवश्यकता होती है। यह फसल चिका युक्त जलोढ़ मृदा में जिसे जल रोकने की क्षमता होती है। जलोढ़ मृदा में क्या होता है? जल रोकने की क्षमता होती है, वहाँ पे इसका सर्वोत्तम ढंग से बढ़ती है। चीन चावल के उत्पादन में अग्रणी है। इसके बाद क्रमशः भारत, जापान, श्रीलंका और मिस्र है। अनुकूल जलवायुविक दशाओं जैसे पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश में एक वर्ष में 2 से 3 फसल उगाई जाती है। अब चावल की खेती है बंगाल में, पश्चिम बंगाल में, बांग्लादेश में 1 बार, 2 बार, 3 बार एक साल में ही उपजाया जाता है। झारखंड से जब भी आगे बढ़िएगा तो झारखंड तक तो 2 बार होता है। जैसे झारखंड से बंगाल की तरफ बढ़िएगा 3 बार उगाया जाता है। अब है गेहूँ। गेहूँ के वर्धन काल में मध्यम तापमान, गेहूँ के लिए क्या चाहिए? मीडियम टेम्परेचर, वर्षा, शस्य कर्तन, फसल की कटाई के समय तेज धूप चाहिए। इसमें क्या है? मध्यम वर्षा एवं मध्यम ताप चाहिए, टेम्परेचर लो चाहिए, लेकिन फसल की कटाई के समय क्या चाहिए? तेज धूप चाहिए, जिसे
अप्रैल में गेहूं की कटनी होती है। उसमें क्या होता है, तेज धूप होता है। इसका विकास सुअपवाहित दोमट मृदा में शुरू होता है। मैंने ये धान कहाँ होगा, जलोढ़ मिट्टी में, जबकि गेहूं का अच्छी उपज दोमट मिट्टी में होगा। गेहूं संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा, अर्जेंटीना, रूस, यूक्रेन और ऑस्ट्रेलिया और भारत में विस्तृत रूप से उगाया जाता है। भारत में यह शीत ऋतु में उगाया जाता है। दूसरा है मिलेट यानी मोटे अनाज। ये मोटे अनाज के रूप में जाने जाते हैं मिलेट को, और कम उपजाऊ भूमि पर बलुई मृदा पर उगाई जाती है। ये ऐसी फसल है जिसमें कम वर्षा की जरूरत, उच्च से मध्यम ताप एवं पर्याप्त सूर्य का प्रकाश की आवश्यकता होती है। इसमें क्या क्या आता है, ज्वार, बाजरा, रागी भारत में उगाया जाने वाला है। वहीं नाइजीरिया और चीन और नाइजर के अनेक अन्य उत्पाद देश हैं। यहाँ भी क्या होता है, मोटा अनाज का, मिलेट्स का उत्पादन होता है। मक्का को कॉर्न के नाम से जाना जाता है। विश्व में इसकी विभिन्न रंग बिरंगे प्रजातियाँ पाई जाती है। अब हम लोग मक्का के बारे में पढ़ेंगे। इसके लिए मध्यम तापमान चाहिए। मक्का के लिए वर्षा और अधिक धूप की आवश्यकता होती है। मक्का के लिए इसे सुअपवाहित उपजाऊ मृदा की आवश्यकता होती है। मक्का उत्तर अमेरिका, ब्राज़ील, चीन, रूस, कनाडा और भारत और मैक्सिको में उगाई जाती है। अब हम लोग देखेंगे कपास। ये है कपास का फोटो दिया हुआ। ये क्या होता है, फल होता है, उसके अंदर रुई जैसा ये भरा हुआ है, इसी के अंदर इसका बीज भी होता है। इसकी वृद्धि के लिए उच्च तापमान, हल्की वर्षा, 200 से 210 पाला रहित दिन चाहिए। माने ठंडा वाला, पाला रहित सहित, पाला बिना पाला वाला दिन चाहिए। तेज चमकीला इसको धूप की आवश्यकता होती है। गर्मी इसको ज़्यादा चाहिए, ठंडा नहीं पड़ना चाहिए। यह काली और जलोढ़ मृदा में सर्वोत्तम रूप से उगती है। तो ये कहा जाता है कि कपास काली मृदा में होती है, लेकिन ये किताब कह रही है कि जलोढ़ मृदा में भी ये सर्वोत्तम उगती है। तो हमेशा ध्यान रखें कि अगर ऑप्शन में जलोढ़ मृदा हो तो इसे भी चुना जा सकता है। चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका, भारत, पाकिस्तान, ब्राज़ील, मिस्र कपास में अग्रणी उत्पादक है। वह सूती वस्त्र उद्योग के लिए भी महत्वपूर्ण कच्चा माल है। अब हम लोग क्या है देखेंगे, पटसन देखेंगे। पटसन, इसको सुनहरा रेशा कहते हैं। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कि सुनहरा रेशा किसे कहा जाता है। बिहार एसआई के एग्जाम में पूछा गया है, इसी 2024 वाले क्या कहते हैं एग्जाम में, सुनहरा रेशा। पटसन को सुनहरा रेशा के रूप में जाना जाता है। यह जलोढ़ मृदा से अच्छे ढंग से विकसित होती है और इसे उच्च तापमान और भारी वर्षा, आर्द्र जलवायु की आवश्यकता होती है। इसमें क्या, उच्च तापमान पटसन को चाहिए, भारी वर्षा एवं आर्द्र जलवायु की आवश्यकता होती है। यह फसल उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में उगाई जाती है। भारत और बांग्लादेश पटसन के उत्पादन में अग्रणी हैं। अब हम लोग देखेंगे कॉफ़ी। इसके लिए नम एवं आर्द्र जलवायु चाहिए, नम एवं आर्द्र जलवायु चाहिए। सुअपवाहित दोमट मृदा की आवश्यकता होती है। इस फसल की वृद्धि के लिए पर्वतीय ढाल अत्यधिक उपयुक्त होता है। ब्राज़ील कॉफ़ी का अग्रणी उत्पादन देश है। इसके पश्चात कोलंबिया एवं भारत है। कॉफ़ी के लिए, कॉफ़ी के पौधे की खोज किसने की। कॉफ़ी की खोज के विषय में विभिन्न कहानियाँ प्रचलित है। लगभग 850 ईस्वी में कालंदी नामक एक अरबवासी जो बकरी चराने वाला था, अपनी बकरियों के अनोखी उछल कूद हरकतों से देखकर परेशान था। एक दिन उसने उस सदा रहित पौधे की फलियां को चखकर देखा। उसकी बकरियां प्रतिदिन खाया करती थी, तो उसको लगा कि ये अच्छी चीज़ है। बकरी खा के कॉफ़ी उछल रहा था तो ये भी खा के उछलने लगा। ये कहानी प्रचलित है। अब हम लोग चाय के बारे में देखेंगे। बागानों में उगाई जाने वाली एक पेय फसल है। इसकी कोमल पत्तियां की वृद्धि के लिए ठंडी जलवायु, वर्ष भर समवितरित उच्च वर्षा की आवश्यकता होती है। इसके लिए सुअपवाहित दोमट मिट्टी मृदा एवं मंद ढाल की आवश्यकता होती है। मंद ढाल मतलब इस तरीके से हल्का ढाल होना चाहिए। पत्तियों को चुनने के लिए अधिक संख्या में श्रमिकों की आवश्यकता होती है। आजकल तो ये मशीन से भी कामें हो रही है पत्ती तोड़ने वाली। कृषि का विकास। कृषि विकास के संबंध में बढ़ती जनसंख्या की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए कृषि के उत्पादन को बढ़ाने की दिशा में किए जाने वाले प्रयास से है। यह कई तरीकों से प्राप्त किया जा सकता है, जैसे बोए गए क्षेत्रों का विस्तार करना। माने कृषि के विकास में क्या करते हैं, रकबा बढ़ा सकते हैं कि जितना
पहले 5 कट्ठा बोते थे, तो अब 10 कट्ठा बोइए। बोई जाने वाली फसलों की संख्या बढ़ाकर सिंचाई की सुविधा, अब क्या करना है, अच्छी तरीके से सिंचाई करके उसमें उर्वरक, उच्च उपज देने वाले बीजों का प्रयोग करके हम लोग क्या कर सकते हैं, प्रोडक्शन को बढ़ा सकते हैं। कृषि का मशीनीकरण भी कृषि विकास के एक अन्य पहलू है। माने जितना आप 5 लेबर जिस काम को करेगा, मशीन उस काम को जल्दी कर देता है। बड़े बड़े ट्रैक्टर, बड़े बड़े हार्वेस्टर जुताई के लिए विभिन्न तरीक़ों से किया जा सकता है। कृषि के विकास का चरम लक्ष्य खाद्य सुरक्षा को बढ़ावा देना है। अब कितना भी कृषि कर लीजिए, किसके लिए कीजिएगा, खाने के लिए, मतलब खाद्य सुरक्षा को बढ़ावा देना है। कृषि के विकास विश्व के विभिन्न भागों में विभिन्न जातियों से हुआ है। अत्यधिक जनसंख्या वाले विकसित देश अधिकतर गहन कृषि करते हैं, जहाँ छोटी जोतों पर सामान्यतः जीविकोपार्जन के लिए फसल उगाई जाती है। बड़ी जोतें वाणिज्यिक कृषि के लिए अत्यधिक उपयोग होती है, जो हम लोग पीछे पड़ चुके हैं, जैसा संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया में होता है। आओ हम 2 फर्मों, भारत के एक फर्म और संयुक्त राज्य अमेरिका, कंपैरिजन करेंगे कि दोनों फर्मों में क्या क्या होता है। 2 वस्तु स्थिति को अध्ययन की सहायता से विकसित देश और विकासशील देश जैसे इंडिया और विकसित देश दोनों के कृषि के विषय में हम लोग जान सकते हैं। अब अंतर करेंगे उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिला के एक खेत किसान से और कहाँ के, और अमेरिका के एक फर्म से। दोनों में हम लोग देखेंगे कि क्या समानता है, क्या असमानता है, कि विकसित देश की खेती किस तरीके से होती है और विकासशील देश की खेती किस तरीके से होती है। उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले में आदिलाबाद में एक छोटा सा गांव है, एक मुन्ना लाल। ये काल्पनिक कहानियाँ होती है जो रिलेट कर पाते हैं कि यहाँ के कृषक की हालात क्या है और अमेरिका की हालात क्या है, विकसित देश और विकासशील देश में अंतर कर पाएंगे हम लोग। मुन्ना लाल इस गांव के एक छोटा किसान है जिसके पास लगभग 1.5 हेक्टेयर की फॉर्म है। उसका आवास मुख्य गांव में है। वह अधिक उपज देने वाले बीजों को बाजार से वर्ष के एकांतर पर खरीदता है। उसकी भूमि उर्वरक है और वह वर्ष में कम से कम 2 फसलों, सामान्यतः गेहूं और चावल और दाल भी उगाता है। किसान अपने मित्र और बुजुर्गों के साथ साथ सरकारी कृषि अधिकारियों से कृषि कार्यों के संबंध में सलाह लेता है। वह अपने खेत की जुताई के लिए भाड़े पर ट्रैक्टर लेता है। यद्यपि उसके कुछ मित्र अभी भी बैल से खेती और जोतने की परंपरागत विधि का प्रयोग करते हैं। समीप के खेतों में एक नलकूप है जिसे वह अपने खेतों की सिंचाई के लिए भाड़े पर लेता है। मुन्ना लाल के पास 2 भैंस है, कुछ मुर्गियां हैं। वह निकट के शहर में एक सहकारी भंडार से दूध बेचता है और वहाँ एक सहकारी वाले में सदस्य भी है। सहकारी समिति उसके जानवरों के लिए चारे के प्रकार, पशुधन की स्वास्थ्य सुरक्षात्मक उपाय और कृत्रिम गर्भधान के संबंध में सलाह देती है। कृषि की विधियों कार्यों में परिवार के सभी सदस्य उनकी सहायता करते हैं। कभी कभी वह बैंक, कृषि सहकारी समिति से बीजों की उच्च उपज वाली किस्मों, औजारों खरीदने के लिए ऋण भी लेता है। वह अपने उत्पाद को निकट के शहर स्थित मंडी में बेचता है। अधिकांश किसान के पास भंडारण की सुविधा की कमी है, इसलिए वे बाजार के अनुकूल न होने पर भी अपने उत्पाद को बेचना पड़ता है। इस बात को इस तरीके से समझेंगे कि अगर हमने 10 कुंटल गेहूं का उपज किया तो उसको हमको बेचना होगा, नहीं तो अगर हमारे पास भंडारण की सुविधा नहीं है तो 10 कुंटल गेहूं हम कहाँ रखेंगे। इस वजह से भंडारण की बात यहाँ की गई है। और विवश में जब बेचिएगा तो आपको उस समय की रेट कम ही मिलने की संभावना होती है। हाल के वर्षों में सरकार ने भंडारण की सुविधा के विकास के लिए कुछ कदम उठाए हैं, जैसे पैक्स के माध्यम से बिहार में विभिन्न तरीके के गोदाम देश के अन्य भागों में भी बन रहे हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका का एक फर्म। अब भारत की एक किसान के हालात हम लोग देखेंगे, उत्तर प्रदेश की कहानी के माध्यम से हम लोग देखे हैं। अब वही स्थिति हम लोग देखते हैं कि एक विकसित देश में किस तरीके का कृषि हो रहा है। संयुक्त राज्य अमेरिका में एक फर्म का औसत आकार भारतीय फर्म की तुलना में बहुत बड़ा होता है। संयुक्त राज्य अमेरिका के एक प्रारूपिक फर्म का आकार 250 हेक्टेयर होता है। किसान सामान्यतः फर्म में ही रहता है
मक्का, सोयाबीन, गेहूं, चुकंदर यहाँ उगाई जाने वाली कुछ महत्वपूर्ण फसलें हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका के मध्य पश्चिम में स्थित आयोवा राज्य के एक किसान जो होरन के पास 300 हेक्टेयर भूमि है, वह अपने खेत में मक्का तब उगाता है जब वह आश्वस्त हो कि मृदा और जल संसाधन इस फसल की आवश्यकताओं को पूरा कर देगा। फसल को नुकसान से बचाने वाले पीड़कों का नियंत्रण के लिए पर्याप्त उपाय पहले से किए जाते हैं। समय समय पर वह मृदा के नमूनों को मृदा परीक्षण प्रयोगशाला में जांच के लिए भेजता है और उसमें पर्याप्त पोषक है या नहीं, ये भी परिणाम को जोड़न और वैज्ञानिक के उर्वरक कार्यक्रम की योजना बनाने में मदद करते हैं। उसका कंप्यूटर उपग्रह से जुड़ा हुआ है जो उसे खेत के यथार्थ तस्वीर देता है और रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों की आवश्यकता अनुसार प्रयोग के लिए उसकी मदद करता है। वह ट्रैक्टर, बीज बोने वाली मशीन, समतलक माने खेत को बराबर करने वाला प्लेनर, संयुक्त हार्वेस्टर मतलब कटाई के साथ साथ थ्रेशरिंग भी होने लगेगा, हार्वेस्टर और थ्रेशरिंग का उपयोग कृषि संबंधित विधियों में संक्रियाओं में करता है। अनाज स्वचालित अन्न भंडार में संचित किए जाते हैं अथवा बाजार में अभिकरणों और मार्केटिंग एजेंसी को भेजे जाते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका के किसान एक व्यवसायी की तरह काम करता है, न कि एक खेतिहर किसान की तरह, जैसा कि हम लोग यूपी वाले किसान की हालत को देखे हैं। तो दोस्तों आज का इस चैप्टर को यहीं ख़त्म करते हैं। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट चैप्टर में। अगर कुछ सुझाव देना हो तो बता सकते हैं और अब अच्छा लगे तो सब्सक्राइब भी कर सकते हैं कि आगे की क्लास देखें हम।